डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश प्रेम, राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकीकरण पर उनका दृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश प्रेम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ से ही देश के राजनीतिक स्वतंत्रता या स्वाधीनता के समर्थक थे और 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एम.ए. अर्थशास्त्र विषय से परीक्षा पास के लिए जो शोध प्रबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रस्तुत किया गया था, वह 8 वर्ष पश्चात द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन द ब्रिटिश इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस शोध प्रबंध में दो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। पहला सिद्धांत था प्रत्येक देश में सामाजिक शोषण व अन्याय व्याप्त है और दूसरा था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि उस देश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त न हो। फरवरी 1942 में बंबई विधानसभा की एक बहस में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरा झगड़ा या विवाद कुछ मामलों पर सवर्ण हिंदुओं से है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात भीमराव अंबेडकर का सवर्ण हिंदुओं से विवाद जरूर था भेदभाव को लेकर, लेकिन अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार थे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनउत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन से भरा कार्य बतलाया था। यह विरोध देश की स्वतंत्रता का विरोध नहीं था, ये देश की स्वतंत्रता के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति और व्यूह रचना के बारे में इनके मतभेद थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इसके तौर तरीके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद नहीं थे। भारत के विभाजन के संबंध में देखें कि पाकिस्तान का निर्माण से संबंधित विचार, तो कुछ लोग आरोप जरूर लगाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है। ये आरोप निराधार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में रुचि ली थी, लेकिन उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि यदि भारत की राजनीतिक समस्या का कोई अन्य विकल्प नहीं है तो हमें पाकिस्तान स्वीकार करना ही होगा। प्रारंभ में ये देश विभाजन के भी विरोधी थे, लेकिन उनका विचार था कि कोई विभाजन नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का अंत है और हिंदुओं और मुसलमानों की एक सम्मिलित पार्टी की स्थापना हिंदू राज के भूत को दफनाने का एकमात्र प्रभावदायक मार्ग है। कहाँ कहीं न कहीं ये हिंदू धर्म की कारगुजारियां हैं जिस कारण पाकिस्तान भारत से अलग हो रहा है। लेकिन अंत में वे इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि जहां तक मेरा संबंध है, मुस्लिम वर्ग यदि पाकिस्तान चाहता है तो बुद्धिमानी इसी बात पर है कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि भारत, लेकिन साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सुझाव भी दिया कि भारत के सभी मुस्लिम भाई
तथा पाकिस्तान के सभी हिंदुओं को भारत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ना तो कोई झगड़ा होगा और ना ही खून खराबा होगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की इस दूरदर्शिता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि भारत के कुछ राजनेताओं का मानना था कि जैसे ही भारत का विभाजन हो जाएगा, इसके बाद देश में एकता की स्थापना हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि जिस मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन के लिए आंदोलन किया, कुछ दिनों पश्चात उन्हें अपनी इस भूल पर पछतावा होगा और उन्हें कहीं न कहीं अंत में पछतावे के बाद आभास होगा कि संगठित भारत ही अच्छा भारत था। देशी रियासतों के संबंध में देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशी रियासतों के एकीकरण के समर्थक थे। वे अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। सन 1945 में उन्होंने देशी रियासतों को परामर्श दिया था कि रियासतों को अपनी प्रभुसत्ता को भारतीय संघ में शामिल कर देना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि देशी रियासतें स्वतंत्र रहकर संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता तथा सुरक्षा प्राप्त कर लेने का यदि विचार कर रही हैं, तो यह केवल सपना मात्र है, कल्पना लोक में रहने के समान है। अतः यदि देशी रियासतों को अपना अस्तित्व बचाकर रखना है, तो उन्हें भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचार। सबसे पहले लोकतंत्र का विश्लेषण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना विचार रखा था कि एक शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना रक्तपात के, बिना खून खराबे के जनसाधारण के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यदि लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है, परंतु सच्चा लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि सच्चा लोकतंत्र मिलजुल कर रहने का तरीका है, जिसमें लोग आपस में अपने सारे सुख दुख बांट लेते हैं। वस्तुतः यह अपने सहचरों के प्रति आदर और सम्मान की भावना व्यक्त करने का एक साधन है। लोकतंत्र के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया था, जिसमें स्वतंत्र चर्चा के आधार पर सारे सार्वजनिक निर्णय किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसदीय शासन के 3 मुख्य विशेषताएं बताई थी। पहले नंबर पे संसदीय शासन में शासन की शक्तियां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों पे प्राप्त होती हैं। इस व्यवस्था में कोई अकेला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है और इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है और एक निश्चित अंतराल के बाद या लगभग कहे कि हर 5 वर्ष बाद नेताओं को यह विश्वास नवीनीकरण रिन्यूअल करवाना जरूरी होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश की जनता या गरीबों का सबसे बड़ा अधिकार, मतदान का अधिकार को स्वीकार किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने देश की एकता एवं अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया था। एक तरफ देखें तो गांधी जी शक्तियों के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के समर्थक थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती
सबसे बड़े आलोचक माने जाते थे। और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि गांधी जी के पंचायती राज के आलोचक कौन हैं, तो वहां पे उसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी को उम्मीद थी कि गांवों को पूर्ण स्वायत्तता मिल जाने से वहां पर स्वच्छ प्रशासन स्थापित हो जाएगा, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यक्ति के अधिकारों को बल देते हुए यह तर्क दिया कि गांवों को शासन की इकाई बना देने से व्यक्ति का अस्तित्व दब जाता है। गांव में केवल स्थानीय हित की बात सोची जाती है, राष्ट्रीय हित की बात नहीं सोची जाती है। और हमारे गांव की बात की जाए तो जहातल, तंगदिली और संप्रदायवाद के अड्डे हैं। ग्राम प्रशासन के पुनरुत्थान का विचार करना हमारे लिए विनाशकारी होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। पहली शर्त बताई थी इन्होंने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक और आर्थिक जीवन में घोर विषमताएं न रहें, अर्थात समाज में ऐसा ना हो कि सारा बोझ कुछ वर्गों पर डाल दिया जाए, सारे विशेषाधिकार किसी अन्य वर्ग के हिस्से में आ जाएं। ऐसा भेदभाव सामाजिक दरार को जन्म देता है, जिसमें खूनी क्रांति के बीज अंकुरित होने लगते हैं। दूसरी शर्त है बहुदलीय शासन प्रणाली और प्रभावशाली विपक्ष। अंततः लोकतंत्र में अल्पमत पर बहुमत के अत्याचार की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अल्पमत के मन में सुरक्षा की भावना लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बहुमत को सदैव अल्पमत के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए तीसरा पॉइंट अंबेडकर साहब ने बताया कि भारत की जाति प्रथा लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यहाँ यह संभावना है कि अल्पसंख्यक संप्रदाय लगातार राजनीतिक अल्पमत की स्थिति में रहे। इस तरह निम्न श्रेणी की जातियों को शक्ति के प्रयोग में अपना उपयुक्त हिस्सा कभी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम सामाजिक जीवन में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाते तो राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यदि हम सामाजिक जीवन में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाते तो राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि भारत में एक व्यक्ति की पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सांविधिक विधि की स्थापना चौथा पॉइंट है। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात है कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल सांविधिक विधि का ही सहारा लेना चाहिए, कानून का ही सहारा लेना चाहिए। दूसरे, हमें अपनी स्वतंत्रता को महापुरुषों के चरणों में अर्पित नहीं कर देना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आत्मसम्मान का दांव नहीं लगा सकता। कोई स्त्री किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने सतीत्व को दांव पर नहीं लगा सकती, और कोई राष्ट्र किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अपनी स्वाधीनता को दांव पर नहीं लगा सकता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के में लोकतंत्र की
का कारण यह नहीं था कि यहाँ अधिकांश मतदाता निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे। इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ का नेतृत्व मतदाताओं को पालतू पशुओं की तरह हाँकने में विश्वास करता था। उसे विधि के शासन और लोकतंत्रीय प्रक्रिया में कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी। विधि का शासन का समर्थन करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि विधि का शासन ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होता है और किसी नागरिक के साथ कानून के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है, अंततः हमें अपने लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देना चाहिए, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक समान महत्व दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक जीवन में घोर विषमताएं न रहें, अर्थात समाज में ऐसा न हो कि सारा बोझ कुछ वर्गों पर डाल दिया जाए और सारे विशेषाधिकार किसी अन्य वर्ग के हिस्से में आ जाएं। ऐसा भेदभाव सामाजिक दरार को जन्म देता है, जिसमें खूनी क्रांति के बीज अंकुरित होने लगते हैं। पांचवा पॉइंट है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था या नीति है जिसमें समाज के मूल्यवान संसाधनों, शक्ति के संसाधनों का प्रयोग उन्नति के अवसरों को गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाता, बल्कि ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे निर्बलों, कमजोरों, निर्धन लोगों को भी अपनी अपनी योग्यता, परिश्रम और विशेष आवश्यकता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक हिस्सा मिल सके। सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह मांग करता है कि सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों में समानता का भाव हो, अवसरों की समानता हो तथा किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव न हो। भारतीय समाज में, विशेष रूप से हिंदू समाज में, अस्पृश्यता या छुआछूत की प्रथा सामाजिक प्रथा के कारण ही उपजी है और इस प्रथा के तीन कारण हैं। पहली, यह प्रथा हिंदू धर्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की देन है, जो युगों युगों से चली आ रही है। दूसरी, यह प्रथा अंधविश्वास पर आधारित है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं, एक जैसे हैं, उनके शरीर एक जैसी परिस्थितियों में स्वच्छ या अस्वच्छ हो सकते हैं। उन्हें जन्म के आधार पर ऊंची नीची जातियों में बांटकर किसी विशेष जाति विशेष को स्थायी रूप से अस्वच्छ या अपवित्र मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता। तो फिर किसी जाति के व्यक्ति के स्पर्श से या उसकी छाया पड़ने से ही दूसरी जाति का व्यक्ति अशुद्ध कैसे हो जाएगा? ऐसी मान्यता केवल अंधविश्वास पर ही आधारित हो सकती है। तीसरा या अंततः कुछ जातियों पर सारे समाज की गंदगी साफ करने का बोझ डालकर उन्हें निर्धन और अशिक्षित रखकर समाज में सम्मान, शिक्षा और संपन्नता के सारे अवसर अन्य जातियों के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास निहित स्वार्थ का लक्षण ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में प्रचलित अस्पृश्यता का गहन विश्लेषण करके इसमें पीड़ित वर्गों को इससे मुक्ति की राह दिखाकर
सामाजिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति करने का प्रयास किया था। इस लक्ष्य का मूल मंत्र समानता के सिद्धांत में निहित है। प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना समाज दर्शन 3 सिद्धांतों के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया था, जो पाश्चात्य परंपरा की देन थी। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता और तीसरा है बंधुत्व। अर्थात समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। छठवां पॉइंट है समानता का सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब तक लोगों में सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जाती, तब तक उनकी समानता अधूरी रहेगी। भारत के सामाजिक जीवन में विषमता और अन्याय किस हद तक फैला हुआ था, इसका सजीव विवरण डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों, पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, यह पुस्तक 1936 में, और दूसरी पुस्तक है हु वर द शूद्राज, अर्थात शूद्र कौन थे, यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित की गई थी। ये दोनों ही पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में और हु वर द शूद्राज 1946 में। इनके सन भी पूछे जा चुके हैं। इन्हीं पुस्तकों में भेदभाव और विषमता से संबंधित अंबेडकर साहब ने अपने विचार व्यक्त किए थे। डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों से सहमत नहीं थे जो देश की स्वाधीनता के लक्ष्य के सामने सामाजिक सुधार के लक्ष्य को द्वितीयक मानते थे। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि हमारा समाज भीतर से जितना विकृत हो चुका है, उसमें उपयुक्त सुधार हमारा सर्वप्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा विदेशी शासन से स्वाधीनता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अर्थात अंबेडकर साहब का कहना था कि जब तक सामाजिक सुधार नहीं होता समाज में, जब तक दलितों के साथ भेदभाव को दूर नहीं किया जाएगा, उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक स्वाधीनता हमारे देश के काम की नहीं है। वस्तुतः अस्पृश्यता की प्रथा भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी कलंक थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धार्मिक मान्यता, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, ये सारी शक्तियां और सत्ता के स्रोत हैं, जिनके दम पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अतः वर्तमान समाज में सुधार के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत धार्मिक और सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस तर्क की धज्जियां उड़ा दी कि सवर्ण हिंदुओं और शूद्रों में संरक्षक और संरक्षित का रिश्ता है, यानी मालिक और दास का रिश्ता है। उन्होंने दावा किया कि वस्तुतः यह स्वामी और सेवक का रिश्ता है, जिसमें स्वामी ने सेवक को की मुक्ति के सारे रास्ते बंद करके रखे हैं। जैसे शूद्रों को पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं दी, ताकि कहीं वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो जाएं। उन्हें शस्त्र धारण करने की अनुमति भी नहीं थी, ताकि वे कहीं विद्रोह ना कर बैठे। उन्हें धन अर्जित करने की आजादी भी नहीं थी, ताकि वे अन्य तीनों वर्गों से स्वाधीन ना हो जाएं। सामाजिक ढांचे में उन्हें सबसे नीचे ढकेलकर उनके आगे जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। अतः उन्हें अपनी दासता को अपनी किस्मत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। शूद्रों की स्थिति के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के आदिवासियों की दुर्दशा और महिलाओं की पराधीनता के प्रति भी अपने गहरे सरोकार का परिचय दिया। उन्होंने उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज तभी प्रगति कर सकता है
जब समाज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाएं और जाति प्रथा को भारत से पूरी तरह से मिटा दिया जाए, तभी हमें हमारा देश राष्ट्र प्रगति की पथ की ओर अग्रसर होगा, तभी हमारे देश की उन्नति होगी।